चलिए बात करते हैं हम जनन की विधियों के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था जनन आपके चैप्टर का नाम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ना केवल आपके सिलेबस बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज़बरदस्त जानकारी दे के जाएगा। बात करेंगे जनन की, जो पहले हम पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज़न कर लेते हैं। क्या होता है जनन? तो जनन का अर्थ क्या होता है? जनन का अर्थ होता है बेटा उत्पन्न होना। जहाँ कहीं भी कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, बन रही है, उसे हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। बात करें अगर हम परिभाषा की, तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। हम इसके पहले भी पढ़े थे कि जनन क्यों ज़रूरी है। तो प्रत्येक जाति अपनी, है ना, प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करता है ताकि वो पृथ्वी पर अस्तित्व में बना रहे। आज हम बात करने वाले हैं जनन की विधियाँ, यानी कि जो हमारे आसपास जीव पाए जाते हैं वो कितने तरीके से जनन करते हैं। तो याद रखिएगा जनन दो प्रकार का होता है जो हमें पढ़ने हैं। पहला है आपका लैंगिक जनन, जबकि दूसरा है आपका अलैंगिक जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन। बात करें दोनों की परिभाषा की तो ध्यान से समझिएगा लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन यानी कि देखो सबसे आसान पहचान क्या है लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में? तो याद रखना लैंगिक जनन में युग्मक चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए भाई? युग्मक चाहिए। युग्मक का मतलब युग्मक दो तरीके से बनते हैं, या पहले परिभाषा समझ लो फिर आगे समझेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? जब दो विपरीत लिंग वाले जीव, दो अलग अलग लिंग वाले जीव, यानी कि एक नर होगा दूसरा मादा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। तो जब दो लिंग वाले, या फिर यूं कहें कि जब विपरीत लिंग वाले दो जीव आपस में जनन करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, या फिर यूं कहें कि दो जीव मिलकर एक संतति की उत्पत्ति करते हैं, इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखेंगे लैंगिक जनन में हमें युग्मक की आवश्यकता पड़ेगी। पहली पॉइंट, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ेगी? युग्मक। युग्मक क्या होता है? युग्मक दो तरीके का होगा। अगर हम मानव की बात करें, है ना, तो नर मादा। नर युग्मक नर के अंदर बनता है और मादा युग्मक मादा के अंदर बनता है। युग्मक का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जब कभी भी कोई चीज़ या किसी वाक्य के लास्ट में आपको जनन लिखा हुआ मिले तो समझ जाइएगा कि इस जनन का मीन क्या होता है? कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो युग्मक का बनना या युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाएगा? युग्मक जनन। यानी कि क्या बन रहा है? युग्मक क्या हो रहा है भाई? उत्पन्न हो रहा है। पॉइंट समझे? नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक, अगर हम मानव की बात करें तो नर युग्मक को हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं, जबकि बात करें मादा युग्मक की तो मादा युग्मक को हम अंडाणु के नाम से जानते हैं। और यही अंडाणु और शुक्राणु जब संलयित होते हैं, जब मिलते हैं, जब निषेचित होते हैं, तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ गया? लैंगिक जनन। हमें पहले समझना है अलैंगिक जनन, लेकिन मैं आपको लैंगिक जनन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखो, ताकि जब आगे हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो वो आपके काम आने वाला है। तो लैंगिक जनन समझ में आ गया? जब जब दो जीव या दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर, या जब दो विपरीत युग्मक आपस में मिलकर, भाई देखो नर मादा, तो एक लिंग, ये क्या हो गया? पुल्लिंग, और ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो वो लैंगिक जनन। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग युग्मक मिलकर किसी संतति की उत्पत्ति करते हैं, किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन, है ना। अब बात करेंगे हम अलैंगिक जनन की। नाम याद रखना, इसका एक पॉइंट याद रखना, एकल जीव
जब एकल जीव का मीन क्या होता है? कोई अकेला जीव। एकल जीव क्या करेगा? एकल जीव ही एक संतान की उत्पत्ति कर सके। यानी कि जब कोई अकेला जीव, नर मादा की कोई जरूरत नहीं है, जब एकल जीव ही संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम हो, इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले कौन कौन से जीव लैंगिक जनन करते हैं, कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन करते हैं। अगर अलैंगिक जनन करते हैं तो कौन सी विधि से करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं अलैंगिक जनन को विस्तार से। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, अब समझो कि अलैंगिक जनन तो समझ में आ ही गया कि जब कोई एकल जीव संतान की उत्पत्ति करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के लक्षण की, कैसे पहचानेंगे कि अलैंगिक जनन हो रहा है या फिर लैंगिक जनन। तो मैंने आपको पहला ही पॉइंट बताया है कि इसमें कितने जीव की जरूरत पड़ेगी? एक जीव। एक जीव ही क्या करेगा? संतान की उत्पत्ति। एक जीव की आवश्यकता, यानी कि ऐसा जनन जिसमें एकल जीव ही संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम हो या फिर एकल जीव ही संतान की उत्पत्ति कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। ये था आपका पहला पॉइंट। बात करें हम दूसरे पॉइंट की तो क्या कहता है दूसरा पॉइंट? इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मक आप याद रखेंगे, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, इसका मतलब युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ युग्मक क्या होता है। तो भाई जिसमें नर व मादा यानी कि दो अलग अलग लिंग वाले क्या करते हैं? जीव जनन करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो जब अलग अलग लिंग वाले जीव आएंगे तो उनमें अलग अलग युग्मक आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ अलैंगिक जनन में एक ही जीव है ना भाई, अकेला एकल जीव है, तो उसमें युग्मक की जरूरत नहीं है। अब बात आएगी तो भाई ये जनन कैसे करेगा? तो ये अपने ही शरीर को क्या करता है? आगे विभेदित करके मुकुलन द्वारा, है ना, बीजाणु द्वारा, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अलग अलग विधियों के द्वारा ये नए जीव की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। पॉइंट पहला समझ लीजिएगा, एक जीव ही, इसमें एक जीव की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक जीव ही संतान की क्या कर सकता है? उत्पत्ति कर सकता है। जबकि दूसरा पॉइंट, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। बात करें हम तीसरे पॉइंट की, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। अब आप कक्षा 10 में ये पॉइंट पढ़े होंगे, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है भाई? कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सूत्री या जिसे बोलते हैं समसूत्री, और दूसरा होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री। बात करेंगे हम समसूत्री विभाजन की, क्या होता है समसूत्री? तो इधर देखो, जब एक जीव से कितने जीव का निर्माण हो? 2 जीव का निर्माण हो। जब एक जीव से, एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो? 2 कोशिका का निर्माण हो। लेकिन पॉइंट समझना, एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो रहा है? 2 कोशिका का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये समझो, अगर इसमें 46 गुणसूत्र है तो इसके पास भी कितने गुणसूत्र होंगे? 46 होंगे, और 46 इसके पास भी होंगे। पॉइंट समझने की कोशिश करना, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन बहुत इजी पॉइंट। आप इसको अगर समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाना है। अर्धसूत्री समसूत्री में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो? 2 कोशिका का निर्माण हो, लेकिन गुणसूत्र की संख्या जनक के क्या हो? समान हो, यानी कि माता पिता के समान हो।
याद रखना, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो लेकिन गुणसूत्रों की संख्या माता पिता के समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन बोलेंगे। अगर यही हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो? 4 कोशिका का निर्माण हो, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के कितनी होगी? आधी होगी। समझ रहे हैं? जनक के आधी। अगर माता पिता में 46 है तो संतति में कितनी आएगी? 23 आएगी। अब समझो, आप कहोगे सर मनुष्य में तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है ना? तो समझो, अब मनुष्य में कौन सा जनन होगा? इसमें 2 अलग अलग युग्मक वाले जीव होते हैं, नर मादा मिलके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो भाई नर अलग और मादा अलग। एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो रहा है, तो पहली संतति का देखो, पहली संतति तो मम्मी के पास गुणसूत्र कितना होगा? 46। पापा के पास कितने गुणसूत्र होंगे भाई? 46। और बताओ गुणसूत्र की संख्या माता पिता की कितनी होती है? आधी। समसूत्री विभाजन में कितनी होती है? जनक के समान। और अर्धसूत्री विभाजन में कितनी होती है? जनक के आधी। यानी कि 46 मम्मी का है और 46 पापा का है, तो 46 का आधा कितना होता है? 23। यानी कि 23 मम्मी से और 23 पापा से, और 23 ऐड होके संतति में कितना आया? हमारे पास कितने गुणसूत्र हैं? 46। तो मनुष्य में, अब एक पॉइंट यहां समझ लेना, मनुष्य के शरीर में हर जगह कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। हमेशा कौन सा विभाजन? समसूत्री। आपको चोट लगेगी तो कोशिका जब बनेगी तो किस विभाजन के तहत बनेगी? समसूत्री, है ना? लेकिन जब कभी बात करेंगे जनन की, जनन जब कभी भी होगा वहां पे कौन सा विभाजन होगा? वहां पे अर्धसूत्री। ये 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है कि मनुष्य में, है ना, मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन कब पाया जाता है? तो जब कभी भी जनन होगा, चाहे युग्मक जनन, है ना, मतलब चाहे अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन है, कुछ भी जनन हो रहा है, वहां पे कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। केवल जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होगा। मनुष्य में केवल जनन के दौरान अर्धसूत्री, बाकी हमेशा कौन सा विभाजन? समसूत्री। अब यहां हम समझ रहे हैं, हम अलैंगिक जनन समझ रहे हैं, तो इसमें सूत्र विभाजन होगा। यानी कि जितना, क्योंकि भाई अकेला जीव है ना, एकल जीव है, अगर उसे अपने जैसा जीव बनाना है तो पूरा का पूरा लक्षण तो जाना चाहिए ना उसमें। तो पूरा जाने के लिए गुणसूत्र, अगर मान लो यही मनुष्य की बात कर लेते, अगर यहाँ ये 46 है, अगर यहाँ आधा हो जाता तो ये 23 गुणसूत्र वाला जीव होता, तो वो जीव बदल जाता कि नहीं बदल जाता? बदल जाता ना भाई, गुणसूत्र की वजह से उसमें परिवर्तन आ जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है भाई? सूत्री विभाजन। एक पॉइंट यहां पूछेगा, क्लोन किसे कहते हैं? ध्यान से देखो बेटा, एकदम ध्यान का ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है। क्लोन किसे कहते हैं? तो याद रखो, आप अपने मम्मी पापा के फोटोकॉपी हो? नहीं, आप अपने मम्मी पापा से कहीं ना कहीं, किसी न किसी मायने में थोड़े से चेंज होंगे। लेकिन अलैंगिक जनन में जितने भी जीव बनते हैं वो हूबहू मम्मी पापा के, क्योंकि उनमें मम्मी पापा होते नहीं। समझ रहे हैं? वो पूरी तरह से जनक की फोटोकॉपी होते हैं। जैसे अमीबा, जब अमीबा बनाएगा तो पूरा का पूरा अमीबा जैसा पहले वाला जो मात्र कोशिका थी उसका फोटोकॉपी बनता है, एकदम कॉपी। जितने गुणसूत्र उतने गुणसूत्र, जैसी संरचना वैसी संरचना। समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे, अगर पूछेगा क्लोन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संतानें, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संतानें जनक के समान होती हैं, जनक के समान होती हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। पॉइंट नोट करना, क्लोन किसे कहते हैं? तो याद रखना, अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतानें माता पिता यानी कि जनक के समान होती हैं। मतलब मात्र कोशिका जैसी थी वैसे ही संतति कोशिका होगी, गुणसूत्रों की संख्या भी समान होगी। पॉइंट यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। ये 3 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक जीव की आवश्यकता, युग्मक की आवश्यकता नहीं है। कोशिका विभाजन कौन सा होता है? तो सूत्री विभाजन होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
भाई अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि इनमें निषेचन भी नहीं होता। इनमें निषेचन भी नहीं होता। निषेचन क्या होता है आप समझ लो, दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिलना। दो विपरीत युग्मक, दो अलग अलग युग्मक, जैसे मैंने पहले ही बताया शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना, दो अलग अलग युग्मकों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। लेकिन मेरे भाई जब यहाँ इसके पास युग्मक है ही नहीं तो निषेचन कैसे होगा? निषेचन तो तब होगा जब युग्मक होंगे। तो जब हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन में युग्मक होता ही नहीं तो निषेचन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें निषेचन नहीं होगा। निषेचन की परिभाषा आई कि नहीं आई? दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसके बाद मैं आपको समझा चुका हूं इस वाले पॉइंट में कि ये देखो पॉइंट क्रिएट भी करना पड़ता है। साइंस के लड़के थोड़े से एक्टिव बनो, यहां से आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन का लक्षण की बात हम कर रहे हैं। तो अलैंगिक जनन में जो संतानें होती हैं वो जीन संरचना आकारकी में माता पिता के क्या होते हैं? समान होते हैं। आप इसको भी अगला पॉइंट बना सकते हैं कि संतति संरचना मतलब शरीर की बनावट जीन व गुणसूत्र में जनक के समान होती है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करके रखो है ना, क्योंकि आगे चलने में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो अलैंगिक जनन पूरा डीपली समझो, विस्तार से समझो। कैसे पहचानेंगे अलैंगिक जनन हो रहा है? एक जीव अगर हमें दिख रहा है कि अकेला जीव ही संतान की उत्पत्ति कर रहा है, कौन जनन हो रहा है? अलैंगिक युग्मक नहीं दिख रहा है तो कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। सूत्री विभाजन हो रहा है ना? अगर सूत्री विभाजन हो रहा है तो कौन सा? अलैंगिक जनन। अब निषेचन नहीं हो रहा है तो भाई निषेचन तो तब होगा जब युग्मक बनेगा। तो जब युग्मक है ही नहीं तो निषेचन कहाँ से होगा? और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो संतति होगी वो संरचना जीन गुणसूत्र आदि में जनक के क्या होगी? समान होगी। ठीक है। अब बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अलैंगिक जनन, देखो एकदम आसान पॉइंट बता के खत्म करते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है वो निम्न श्रेणी के, जो सबसे छोटे से छोटे जीव, जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं जैसे प्रोटोजोआ है ना, जो निम्न श्रेणी के जीव, वे जीव जिनको निम्न श्रेणी में रखा गया है उनमें ही अलैंगिक जनन पाया जाता है। जब आप कक्षा 10 में आपने संघ पढ़ा होगा, जब जंतु जगत या फिर संघ आपने पढ़ा होगा तो आप निम्न जगत, उच्च जगत, निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी आप ये पढ़े होंगे। उसमें आपको बताया गया होगा कि कौन सा जीव कैसे जनन करता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की कुछ विधियां, कैसे हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जनन करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।